हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी करंट 2022। हर साल हम लोग 2 बार डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी करंट डाटा है इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसमें डाटा बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो डाटा यूज़ होने के कारण ये थोड़ा सा याद करना इसको मुश्किल हो जाता है। आप नोट्स जो है आपके आज के जितने भी लेक्चर है उसका नोट्स बना लेना। नोट्स बनाएंगे, कम से कम ये हाफ आवर का हम लोग सेशन इसको हाफ आवर में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो नोट्स बनाएंगे तो 2 या फिर 3 बार उसको रिवाइज करने से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का है, चाहे वो उसके बाद पीजीटी का है, या फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम आपका सेट का एग्ज़ाम आता है, ये सब में यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे जीडीपी के बारे में, जो फॉरकास्टिंग है, और जीडीपी का जो प्रोजेक्शन है नेक्स्ट ईयर के लिए वो, और फिजिकल डेफिसिट्स इंडिकेटर्स। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वो सब डिस्कस करेंगे। आरबीआई के जो करंट रेट्स हैं वो क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, जो लार्जेस्ट कमोडिटीज़ हैं या फिर जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एफडीआई इनफ्लो डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम एफडीआई का इनफ्लो कहाँ और कहाँ पे और किन किन कंपनीज़ में या फिर किन किन सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के जो आज का जो लेक्चर है इंडियन इकोनॉमी का वो सारा डाटा बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है और सुपर श्योर आप ये मान के चलो कि ये जो लेक्चर है इसमें सुपर श्योर आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंडियन इकोनॉमी जो करंट होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता ही है। ठीक, चलिए, और जो हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ है, तो मॉक टेस्ट सीरीज़, ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा मॉक टेस्ट की। अगर आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है यूजीसी नेट के लिए तो मॉक टेस्ट शुरू हो रहे हैं हमारे 25 ठीक है मई से। 25 मई 2022 से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में ही आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और ये टोटल 5 मॉक टेस्ट है और इन 5 मॉक टेस्ट में ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको जो पेपर का पैटर्न है उसको समझने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट्स अप्रैल 2022 का। ठीक है, तो ये करंट डाटा जो है वो है। और जो आरबीआई के न्यू रेट्स हैं वो मई के हैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही लेटेस्ट और कुछ हमने ऐड किया है मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 मीन्स अप्रैल 2022। जितना भी डाटा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, तो आपको यहाँ वहाँ से उसको वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन 2022 में। ठीक है, और ये जितना भी डाटा है अप्रैल टोटल इसने कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, हालांकि मई वगैरह चल रहा है, अप्रैल इसमें कम्प्लीटली कवर हो गया है, अप्रैल 2022 तक। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज मिडिल इनकम डेवलपिंग इकोनॉमी। तो बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिडिल इनकम ग्रुप की है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है। ठीक है, एंड इट इज़ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। काफ़ी टाइम से 5th लार्जेस्ट ही है, पहले 6th पे थी, अभी 5th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, एंड 3rd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। अब आप इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स हो तो पीपीपी, नॉमिनल जीडीपी वगैरह कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मीन्स IMF, ऑन पर कैपिटा इनकम बेसिस इंडिया रैंक 152nd बाय जीडीपी नॉमिनल। तो इसमें आप लोग ध्यान देना, तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम रैंक है वो 142nd है, मतलब काफ़ी पीछे है इंडिया अभी, 142nd, तो बहुत पीछे है, बहुत आगे जाना है हम लोगों को नॉमिनल टर्म्स में। एंड 128th बाय जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम में अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। इन 2020 पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड ट्रेड एंड इंडिया वाज वर्ल्ड्स 14th लार्जेस्ट इंपोर्टर। ट्रेड को एडवर्सली इम्पैक्ट किया 2019 में, कोविड-19 ने। ठीक है, 1920 में। उसके बाद अभी जो इंडिया का जो करंट सिचुएशन है, इंडिया 14th लार्जेस्ट इंपोर्टर है और 21st लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो किसी कंट्री में ट्रेड डेफिसिट तभी ज़्यादा होगा जब वो इंपोर्ट ज़्यादा करेगा। तो हम लोग क्या है, 14 लार्जेस्ट इंपोर्टर में आते हैं, बल्कि एक्सपोर्टर में हमें अच्छा खासा होना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। ठीक है, 21st एक्सपोर्टर कंट्रीज में हम लोग अभी शामिल हैं।
चलिए नेक्स्ट वन, इंडिया रैंक 63rd ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो ये वाले जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है और जितने भी ये इंडिकेटर्स हैं इनके आप देख लेना कि पब्लिश इनको कौन करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, यूजीसी नेट में पूछ चुका है। ठीक है, 2015 तक का आप लोग 15 का एक बार यूजीसी नेट पेपर देखना, पेपर 2 में ये पूछा हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना रैंक है। ठीक है, अभी कितना है रैंक, 63rd। ठीक है, करंट सिनेरियो में। और पब्लिश कौन करता है ईज ऑफ डूइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, नेक्स्ट है 68th ऑन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स या फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो 68th रैंक दैट इज GCR में। और GCR रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कई बार यही पूछ लेगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करेंगे कि GCR रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। ठीक है, सो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म इसको पब्लिश करती है और इसको कमेंट करना कि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है। चलिए, विथ 500 मिलियन वर्कर्स द इंडियन लेबर फोर्स वॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लेबर फोर्स। ठीक है, तो लेबर फोर्स के टर्म्स में हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट हैं आफ्टर चाइना। ठीक है, 500 मिलियन वर्कर्स मतलब 50 करोड़ वर्कर्स। सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स, बिलियनियर्स यहाँ पे हाईएस्ट नंबर्स में है। ठीक है, बल्कि उसके साथ साथ इनकम इनक्वालिटी भी हाईएस्ट नंबर पे है, दैट इज एक्सट्रीम इनकम इनक्वालिटी। और नेक्स्ट वन, बिकॉज ऑफ सेवरल एग्जेम्पशंस बेरली 2% ऑफ इंडियन पे इनकम टैक्सेस, तो जो डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स सिर्फ 2% लोग ही इसको पे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 98% जो लोग हैं वो डायरेक्ट टैक्स पे करते ही नहीं है, इनकम टैक्स पे करते ही नहीं है। सो हम लोग, मेन कारण हमारा ये भी है कि हम लोग पीछे इसलिए थोड़ा जा रहे हैं कि हम लोग जो टैक्स कलेक्शन में सभी की, ठीक है, भागीदारी उतनी नहीं है, क्योंकि इनकम इनक्वालिटी है, कोई बहुत रिच है कोई बहुत पुअर है। चलिए नेक्स्ट वन, इंडिया इज वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। सो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि इंडिया का भी मैन्युफैक्चरिंग में रैंक क्या है। ठीक है, वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि ग्लोबल शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में कितना ग्लोबल शेयर है इंडिया का, ये ऑलरेडी पूछ चुका है यूजीसी नेट में। ठीक है, तो अभी कितना चला गया, 3% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। ठीक है, तो जितना भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है इंडिया का शेयर उसमें कितना है, 3%। एंड एम्प्लॉयज़ ओवर 57 मिलियन पीपल। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में 57 मिलियन पीपल एंगेज्ड है। सो इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अभी इसकी सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हुई है। 1991 की जो पॉलिसी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उससे ड्रास्टिक चेंज आया है, क्योंकि जो हमारे रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज कम हो गए थे, फॉरेन एक्सचेंज जो काफ़ी कम हो गए थे 1991 में, तो पॉलिसीज़ एनईपी इतनी पावरफुल रही थी। अब कंटिन्यूअस फॉरेन एक्सचेंज बढ़ना शुरू हुआ और हम लोग 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है। ठीक है, सो 597.728 यूएस डॉलर। ठीक है, और ये अगर हम बात करें बिलियंस में है। ठीक है, बिलियन यूएस डॉलर, तो अभी काफ़ी स्टॉक है हमारे पास एज ए रिजर्व। सो इंडिया हैज़ हाईएस्ट पब्लिक डेप्ट विद 86% ऑफ जीडीपी। अब पब्लिक डेप्ट जो है, पब्लिक डेप्ट भी 86% है, जीडीपी जो साइज है इंडिया का। ठीक है, अभी हम लोग 3.1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो 3.1 ट्रिलियन में 86% पब्लिक डेप्ट है। ठीक है, वाइल फिजिकल डेफिसिट लास्ट ईयर कितना रहा, 6.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, 6.9% मतलब अगर हम लोग 1 रुपये मतलब 100 रुपये हम लोग अगर अर्न कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो खर्च कितना कर दे रहे हैं, 106.9 रुपीज़। ठीक है, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो फिजिकल डेफिसिट कितना, 6.9%। चलिए नेक्स्ट वन, टैक्स्ड जीडीपी रेशो इंक्रीज टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 11.7% इन 2021-22। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टैक्स जीडीपी रेशो करने का मतलब है कि जीडीपी का कितना परसेंट टैक्स के रूप में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो 11.7% हम लोग जीडीपी का कलेक्ट कर रहे हैं एज टैक्सेस। सो लास्ट ईयर थोड़ा कम था 2021 में, क्योंकि पैंडेमिक था ना इसमें 2021। सो 10.3% ही हुआ था टैक्स जीडीपी रेशो। ठीक है, उसके बाद टैक्स बुएंसी। अब टैक्स बुएंसी आपने समझा होगा कि जैसे जैसे टैक्स रेट जो इनकम टैक्स दैट इज इनकम टैक्स है या टैक्स कलेक्शन है, वो रेट फास्ट होनी चाहिए नेशनल इनकम से। ठीक है, तो होता है बुएंट, तो मोर बायंट रहा है क्योंकि
1.9 रहा है, दैट इज स्टूड एट हाई 1.9। क्या मतलब है थोड़ा और समझते हैं। सो अ टैक्स इज टू बी बायंट if tax revenue increases more than proportionately in response to rise in national income। मतलब जो आपका टैक्स कलेक्शन था उसमें इंक्रीज ज़्यादा हुआ एज कंपेयर टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, तो 1.9 टैक्स बुएंसी जो हम लोग डिस्कस भी करते हैं पब्लिक फाइनेंस में। चलिए जीडीपीआई कंपोनेंट कर लेते हैं। जो जीडीपीआई कंपोनेंट अगर आपने इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड किया होगा तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये कंपोनेंट आपने किए होंगे। ठीक है, जीडीपी कंपोनेंट में। सो हाउस होल्ड जो कंजप्शन है 60.8% कंस्टिट्यूट करता है, सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस ही पूछ सकता है। उसके गवर्नमेंट कंजप्शन 12.1%, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल 26.6 और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 18.6। और जो इंपोर्ट होते हैं ये नेट इंपोर्ट जो होते हैं माइनस हो जाते हैं, तो ये माइनस में 19.1 रहा है। ठीक है, सो ये कंपोनेंट वही है एक्सपेंडिचर मेथड के। ठीक है, जीडीपी बाई कंपोनेंट, इसको याद रख लेना क्योंकि कई बार सीक्वेंस वगैरह पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट, लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से आता है पीजीडी लेवल में। ठीक है, कितना लेबर फोर्स या फिर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है। सो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस, आप लोग देखोगे आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर में जो बर्डन है वो कम होता जा रहा है एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पहले 72% पॉपुलेशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर 50% पॉपुलेशन एंगेज थी एग्रीकल्चर में। अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो है ओनली 42.6% एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में 25.12 एंड रिमेनिंग 32.28। ठीक है, सर्विस सेक्टर में, और ये 2020 तक का डेटा है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 7.83% से, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, तो पैंडेमिक के बाद ड्रेस्टिकली इसमें भी इंक्रीज़ आया है। ठीक है, हालांकि इकोनॉमी प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो इसको टाइम लगेगा ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट वन, वर्ल्ड इकोनॉमी ओवरव्यू। अब देखते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में क्या हाल है। सो एज पर IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर देना कि IMF दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है। ठीक है, तो पब्लिकेशंस पूछ लेते हैं मेनली। सो IMF पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को। अप्रैल 2022 में ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू स्लो डाउन फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 6.1% इन 2021 टू 3.6% इन 2022। पहले प्रोजेक्ट की थी 6.1 और अभी प्रोजेक्ट की है 3.6% इन 2022। ठीक है, तो मतलब पहले 6.1% 2021 में, अभी कितना रहेगा, कम रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कुछ वॉर चल रहे हैं, अभी यूक्रेन रसिया वॉर है, तो इसका वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, सो इन्फ्लेशन की बात करें तो प्रोजेक्टेड एट 5.7% 2022 में। जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उनमें इन्फ्लेशन रहेगा 5.7%, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, इमर्जिंग हैं, उनमें 8.7%। ठीक है, इन्फ्लेशन रहने के पूरे चांसेस हैं। सो इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन 2016-17 में फास्टेस्ट बन गया था, अभी फिर से फास्टेस्ट बन गया है। ठीक है, सरपासिंग चाइना ग्रोथ। सो इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एट 8.2% इन 2022। ठीक है, ये IMF कह रहा है, एंड 6.9% इन 2023। ठीक है, IMF की रिपोर्ट कह रही है कि 8.2% से 2022 में ग्रो करेगा और 6.9% से नेक्स्ट फिजिकल ईयर 2023 में ग्रो करेगा। नाउ नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्टिंग बाय डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी ग्रोथ फोरकास्टिंग की है इकोनॉमी की। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और उसके बाद IMF, इनकी जो प्रोजेक्शन है या फिर इनकी जो एस्टिमेटेड जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे ग्रोथ फोरकास्ट किया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट टाइम यूपी का एग्जाम हुआ था PGT का, उसमें 2 बार पूछ लिया था सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये कमेंट करेंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सो इसके अकॉर्डिंग 7.5% ग्रोथ रेट रहेगी 2022 की। ठीक है, एंड द ग्रोथ वुड एक्सेलरेट 8%, और नेक्स्ट जो फिजिकल ईयर है उसमें 8% हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फिक्की कहता है कि 2022-23 में 7.4% का ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी का रहेगा।
उसके बाद मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो कहता है 9.5% रहेगा 2022 में। तो इन डिफरेंट डिफरेंट इनका मैकेनिज्म है और डिफरेंट डिफरेंट इनके फोरकास्टिंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट फोरकास्टिंग है वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये कह रहा है WTO has scaled down projection of world trade growth for 2022 by 1.7% point to 3%। ठीक है, सो ये कह रहा है कि 1.7% थोड़ा सा लोअर रहेगा और टोटल जो ग्रोथ रहेगी कितनी रहेगी, वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ की रहेगी 3% की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो वर्ल्ड ट्रेड जो है वो भी 1.7% से लोअर जाएगा। ठीक है, मतलब कितना रह जाएगा, 3% ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। चलिए नेक्स्ट वन, रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस। तो रियल जीडीपी में अगर हम बात करें एडवांस इकोनॉमी तो वो तो स्टेबल है, 2 और 3% से ग्रो कर रही हैं। लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमी जो है उसमें इंडिया भी नंबर 1 पे 8.2% से ग्रो करेगा 2022 में। ठीक है, और ये जो है IMF की प्रोजेक्शन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, उसके बाद चाइना दैट इज़ 4.4%, और जो रसिया है वॉर वगैरह के कारण माइनस में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, सो इन्फ्लेशन को अभी जो मेजर किया जा रहा है CPI। ठीक है, कंबाइंड CPI, और CPI का कई बार पूछ लेता है कि बेस ईयर क्या है। ठीक है, तो इसको भी कमेंट करेंगे कि बेस ईयर क्या है, आपके साथ साथ जो दूसरे स्टूडेंट हैं इनका भी क्लियर होता रहेगा। ठीक है, बेस ईयर CPI का। ठीक, चलिए सो 6.95% इन मार्च 2022, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ा है एज कंपेयर टू 6.07% इन Feb 2022। ठीक है, मार्च में थोड़ा सा बढ़ा है एज कंपेयर टू Feb। अब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ईयर बाय ईयर कितना हुआ है। सो फिजिकल ईयर 2022, 21 और 22 में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21 और 22 में जो टोटल ईयर की एवरेज रही है वो रही है 5.5%। और अगर आपको याद होगा जो टारगेट है RBI का वो कितना है, 4% इन्फ्लेशन। हाँ, प्लस माइनस 2% हो सकता है, मतलब अपर लिमिट 6% और लोअर लिमिट 2% इन्फ्लेशन रहेगा, ऐसा RBI मानता है। ठीक है, तो 5.5% का यहाँ पे रहा है एक्चुअल इन्फ्लेशन इंडिया का। सो जो क्या है 50 बेसिस पॉइंट बिलो है अपर लिमिट से जो RBI ने तय किया है। ठीक, सो एंड लोअर देन 6.16% फॉर 2020-21, और 2020-21 में ये 6.16% रही थी, मतलब थोड़ा सा हाई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं WPI। ठीक है, WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स से जो इन्फ्लेशन रहा है वो रहा है 13.1% इन Feb 2022 एंड 14% इन मार्च 2022। अभी ये क्या है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, तो गैसेस के प्राइस हो गए, पेट्रोल के प्राइस हो गए, ये क्यूमुलेटिवली बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मंथ्स में और भी ज़्यादा दिखा सकता है। ठीक है, WPI और CPI इन्फ्लेशन। चलिए नेक्स्ट वन IIP। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इसका जो ग्रोथ फोरकास्ट किया है वो क्या है, दैट इज ग्रू, जो एक्चुअल रहा है 1.7% इन Feb 2022। ठीक है, IIP जो ग्रो किया है 1.7% से एज माइनिंग एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स रोज। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी थोड़ा बड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थोड़ा सा हाई हुआ है। सो वाइल माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी अमंग ऑल सेक्टर ग्रो। ठीक है, माइनिंग 4.5%, ये चीज़ें जो एक्टिविटी है माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी है, और अदर सेक्टर ठीक है 4.5% से ग्रो किए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग जो है ग्रोथ वो रही है 0.8% मार्च में। चलिए नेक्स्ट वन करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट कितना रहा है, 2.7% ऑफ GDP। ठीक है, क्वार्टर थर्ड में। और वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर सेकंड में, तो क्वार्टर सेकंड में कितना, 1.3% ऑफ GDP। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बड़ा है, मतलब इंपोर्ट बड़ा होगा तभी करेंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर चला गया। ठीक है, सो ग्रोथ ऑफ ग्लोबल आउटपुट टू डिक्लाइन फ्रॉम 6.1%। तो ग्लोबल आउटपुट का ग्रोथ है वो भी कम हुआ है, 6.1% से 3.6% रह गया है। ठीक है, 2022 और 23 में भी। चलिए नेक्स्ट वन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जितने पॉइंट्स हैं इनको नोट डाउन कर लेना, अभी याद करोगे बाद में भूल जाओगे। ठीक है, अभी MPC की जो कमेटी थी हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ठीक है रिव्यू करती है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। सो इसमें 2 मई से 4 मई तक तो जो जो चीज़ें डिसाइड की हैं वो हम लोग मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी
ठीक है, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है रेपो रेट और एक आता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें से रेपो रेट को बढ़ा दिया है, ठीक है, 0.40% से बढ़ा दिया है। अब कितना हो गया, 4.40% हो गया है, ठीक। और उसके बाद जो SDF है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, इसको भी 3.75 से कितना कर दिया है, 4.15 कर दिया है। और MSF और बैंक रेट अभी बढ़ के कितना हो गया, क्योंकि MSF और बैंक रेट बराबर होते हैं और हायर रहते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा हायर रहेंगे रेपो रेट से। सो 4.65 कर दिया है, पहले ये 4.4 होते थे, ठीक है, 5.40% हुआ करते थे, लेकिन अभी कितना है, 4.65। नाउ नेक्स्ट वन, ये टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो भी न्यू चेंजेस या फिर जो रेट्स से अभी RBI के, वो सब इंक्लूड है। तो ये बॉक्स जो है, ये टेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें रेपो रेट जो है अभी 4.40% हो गया है, जो करंट रेट है, ठीक है, पहले 4% था, अभी 4.40%। आपने ये न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी देखा भी होगा। उसके बाद बैंक रेट 4.65%, और उसके बाद रिवर्स रेपो रेट ये हो गया 3.75%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो गया 4.65। तो MSF और बैंक रेट क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। CRR 4% से बढ़ के 4.50% हो गया है, और SLR 18% हो गया, 18% है अभी फिलहाल, ठीक है। तो कुल मिला के आपने ये देखा होगा कि ये डीलर मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर चीप मॉनेटरी पॉलिसी है। तो अभी क्या कर रही है RBI, डीलर मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, जिससे मनी सप्लाई को उसने क्या करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, ठीक है। तो जैसे ही रेपो रेट वो बढ़ा देगी, रेपो रेट बढ़ाने से सबसे पहले इसमें इफेक्ट पड़ेगा डिमांड फॉर लोन्स कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक रेट अगर महंगा मिलेगा, मतलब रेपो रेट अगर महंगा है तो कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन मिलेगा, कमर्शियल बैंक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग कम लोन लेंगे, ठीक है। तो ये जो मनी सप्लाई है मार्केट में वो भी कम करेगा, ठीक। तो मनी सप्लाई जो अभी इंक्रीज हो रहा था, और उसको मेन टारगेट भी यही था RBI की, मनी सप्लाई को डिक्रीज करे, ठीक है। तो मनी सप्लाई रिड्यूस करेगा बाय इंक्रीजिंग रेपो रेट, CRR वगैरह, जो अभी RBI कर भी रहा है। तो ये थोड़ा सा बॉक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार इनमें जो सीक्वेंस है वो भी पूछ लेता है कि जो रेट्स हैं इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट वन, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, परसेंटेज। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो है 18.8%, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जितना भी डाटा है ऑथेंटिक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। इंडस्ट्री का जो शेयर है वो है 28.2, और उसके बाद जो सर्विस का है, ठीक है, ये शेयर है 53%। सो ये ओवरऑल शेयर बता रहा है, ठीक है, तीनों सेक्टर्स का। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सर्विस सेक्टर का 53%। चलिए नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कितना एक्सपोर्ट रहा है और कितना इंपोर्ट रहा है। 2021-22 का ही पूछेगा, जो रिवाइज्ड हुआ है, जो एक्चुअल में हुआ है वही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो US जो ट्रेड रहा है दैट इज़ $30 बिलियन का फॉर 8 कंसिक्यूटिव मंथ्स इन 2021-22, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्सपोर्ट का ग्रोथ कितना रहा है। टोटल एक्सपोर्ट जो एक्सपेक्टेड ग्रो किया है 16.5% से, और इंपोर्ट ग्रो किया है 29.4% से, मतलब इंपोर्ट का ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। तो इंपोर्ट ज़्यादा ग्रो करेगा तो मतलब क्या है, करंट अकाउंट आपका डेफिसिट में जाएगा ही जाएगा, ठीक। चलिए, सो सबसे पहले बेसिक पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, ये पॉजिटिव रहा है, ठीक है। पहले 25.2 बिलियन का था, अभी बढ़ के हो गया 31 ठीक है, 31 बिलियन सो अभी 23.2% का इसमें ग्रोथ आया है। तो ये जो ग्रोथ है ये पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में कितने % का ग्रो हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो भी पॉजिटिव चीज़ होती है उसको UGC पूछता है, ठीक है, क्योंकि UGC भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर ही है, तो ये पूछता है, ठीक है, जो भी प्लस हुई हो। और जो चीज़ नेगेटिव है उसको कभी नहीं पूछेगा, ठीक। तो जो जो प्लस हैं वो चीज़ें पूछने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हमेशा आपको ये पूछेगा कि इस पॉलिसी के फ़ायदे क्या हैं, ये कभी नहीं पूछता कि इस पॉलिसी के नुकसान क्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वन, टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। अब टॉप 10 एक्सपोर्टेबल कंट्रीज़ हैं, इसमें से आपको टॉप 5 ही करने की ज़रूरत है, क्योंकि टॉप 5 में ही आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बाकी टॉप 5 करोगे तो सीक्वेंस आप लोग जान जाओगे। सबसे जो पहले एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बहुत सालों से 2015-16 से ही है टॉप पे USA। पहले 16% था, अब और बढ़ के हो गया है 18% शेयर हो गया है, ठीक है। सो 18% शेयर के साथ टॉप पे है
यूएसए। उसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है यूएई, ठीक है 6.6%। चाइना का शेयर है एक्सपोर्ट में 5.9% और बांग्लादेश 3.5%, हांगकॉन्ग 2.8%। बाकी ये छोटे छोटे शेयर याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन 5 में ही आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेज, इंपोर्टेबल कंट्रीज। चाइना अभी भी इंपोर्टेबल कंट्री में लार्जेस्ट है, लेकिन हाँ इसका जो शेयर है वो ईयर बाय ईयर कम होता जा रहा है, ठीक है 15.5 है अभी। फिर यूएई 7.3 है। अब यूएई दो चीज़ में ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट में भी सेकंड नंबर पे है और इंपोर्ट में भी, ठीक है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में भी सेकंड नंबर पे और इंपोर्ट में भी सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो आपको एक मेमोराइज करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। सो 7.3% और यूएसए 7.2 और सऊदी अरब दैट इज़ 5% का कंट्रीब्यूशन है इंपोर्ट में। और उसके बाद इराक, क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज है यहाँ से हम लोग ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है 4.9%, ठीक। तो टॉप 5 इंपोर्टेबल जो इंपोर्ट कंट्रीज है उनको भी कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो होगा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बेसिक क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो क्वेश्चन आता है कि टॉप 10 एक्सपोर्टेबल कंट्रीज कमोडिटीज़, ठीक है। कमोडिटी में इनका सीक्वेंस क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी क्या है, ये पूछता है कई बार क्वेश्चन। तो जो टॉप 5 हैं इसमें भी 5 कर लीजिएगा, ठीक है। सो एक्सपोर्ट कमोडिटी में नंबर 1 है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एक बात ध्यान देना, इंपोर्ट हम लोग करते हैं, इंपोर्ट में पेट्रोलियम क्रूड जो है वो करते हैं। तो जब भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल का, तो उसमें से बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स या फिर पेट्रो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बाहर सेल भी करते हैं। तो इसीलिए इसका एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 पोजीशन है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 14.9%। उसके पर्ल्स एंड प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स हो गए, आयरन एंड स्टील हो गया, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स फॉर्मुलेशंस हो गए और उसके बाद गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल्स, ठीक है। तो 5 करना, 5 ही काफ़ी है। फिर टॉप 10 इंपोर्ट कमोडिटीज़। अब इंपोर्ट कमोडिटीज़ में पेट्रोलियम क्रूड सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूट करता है और 19% कंस्टिट्यूट करता है, लेकिन पहले ये 35% कंस्टिट्यूट करता था, ठीक है, अभी 19.2%। नेक्स्ट वन गोल्ड, ठीक है, गोल्ड 8.7% और पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेक्स्ट 6.3%, प्रेसियस वही 5% एंड कोल कोक एंड ब्रिक्विड्स दैट इज़ 4.9%। तो टॉप 5 इंपोर्ट कमोडिटीज़ भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एमएसएमई से, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का भी ये भी अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है, खैर लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था, जो इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो, ठीक है। पहले क्या पूछता था क्वेश्चन, सर्विस में कितना शेयर है, सर्विस में मिनिमम लिमिट कितना है और मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, ये अलग अलग, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें, ये अलग अलग थ्रेशोल्ड थे, लेकिन अभी एक ही थ्रेशोल्ड कर दिया है सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट दोनों में एक ही कर दिया है, सो दैट इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। सो माइक्रो जो प्लांट है या फिर जो माइक्रो लेवल के जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जो लिमिट है वो होना चाहिए लेस देन 1 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर कितना होना चाहिए, लेस देन 5 करोड़, ठीक है, एनुअल टर्नओवर। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वो हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है लेस देन 10 करोड़, ठीक है। और इसका 5 मल्टीपल कर देना तो आपको निकल जाएगा टर्नओवर। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 करोड़ का। और मीडियम एंटरप्राइज वो हैं जिनमें लेस देन 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 250 करोड़ का, ठीक है, 250 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, तो अगर आपको सिर्फ यही पता है, टर्नओवर नहीं पता है, सिर्फ पता है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका टर्नओवर लिमिट भी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल इंडिकेटर्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से देखते हैं। सो फिस्कल डेफिसिट ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा जाता है और इसमें पूछा जाता है वाई इट इज़ इक्वल टू बोरोइंग, ये बोरोइंग के बराबर क्यों होता है, ठीक है। तो जितना भी घाटा होता है वो घाटा किससे पूरा किया जाता है, बोरोइंग से, ठीक। सो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग। सो 6.9% रिवाइज्ड पूछ सकता है, एस्टिमेट कम पूछेगा लेकिन रिवाइज्ड पूछ सकता है कितना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर श्योर की कैटेगरी में है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सुपर श्योर। सो फिस्कल डेफिसिट 6.9% रिवाइज्ड और नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 6.4%। नेक्स्ट रिवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड वन, ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट
4.7% रहा है, बल्कि 3.8% का टारगेट है। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, 2011-12 में स्टार्ट हुआ था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सो 3.7% रिवाइज्ड और 2.6% का टारगेट। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, 3.3%, टारगेट कितना है 2.8%, ठीक है। तो टारगेट कम पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा क्या, जो रिवाइज्ड रहा है, तो रिवाइज्ड कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुपर श्योर की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट वन, टैक्स रिवेन्यू। अब टैक्स रिवेन्यू जो है इंडिया में, उसका जो कलेक्शन है ये वाला, इसमें शेयर पूछ सकता है कि शेयर किसका ज़्यादा है और किसका कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है अभी 25% एंड 25%, ठीक है, 25% कॉरपोरेशन, और उसके बाद नेक्स्ट टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेशन, सो इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, यहाँ पे दोनों बराबर हो गए हैं। और इससे भी ज़्यादा जो मैक्सिमम शेयर है वो किसका है, जीएसटी का, तो जीएसटी 29% पे आ गया है। उसके बाद 25 एंड 25, ठीक है, कॉरपोरेशन और इनकम, पहले इन दोनों में थोड़ा कंपटीशन होता था, लेकिन अभी इक्वलेंट आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट है कस्टम्स, 6% कस्टम हो गया। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो गया 15%। तो इनका सीक्वेंस भी याद कर लेना, ठीक है। तो सीक्वेंस के बेसिस पे जीएसटी इज मोर देन, अब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स, ये दोनों इक्वल हो गए 25-25, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस बनता है आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और उसके बाद जो नेक्स्ट बनता है वो बनता है कस्टम्स, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस है ये याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट वन, सेक्टर्स अट्रैक्टिंग हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोज। ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड आया भी था, ये क्वेश्चन 2021 में, ठीक है, कि एफडीआई इनफ्लो सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है। तो एफडीआई का जो इनफ्लो हो रहा है वो हो रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, सबसे हाईएस्ट रैंक 1 पे है, ठीक है, और 22.9%, मतलब हाईएस्ट रैंक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, फिर है सर्विस सेक्टर, फिर है ट्रेडिंग, फिर है टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार नोट डाउन करोगे तो वैसे ही लर्न हो जाएगा आपको, ठीक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल्स, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लोज। तो एफडीआई का इनफ्लो सबसे पहले 2015-16 तक जो लीडिंग कंट्री थी वो थी मॉरिशियस। अभी जो लीडिंग कंट्री है वो हो गया है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर हो गया लीडिंग कंट्री, 25.9% का कंट्रीब्यूशन। फिर यूएसए, ठीक है, 14.9%, फिर है मॉरिशियस 13.9%, फिर नीदरलैंड, जापान, ठीक। तो ये 5 कंट्रीज है ना, ये याद रखिएगा, सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशियस, नीदरलैंड एंड जापान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। चलिए तो कुल मिला के अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं एक बार में तो सब याद नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर आप 2 या 3 बार इनको थोड़े रिवाइज करोगे और नोट्स बनाओगे, उसको रिवाइज करोगे, हार्डली ये 2-3 पेज के नोट्स होंगे आपके, लेकिन हाँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम में श्योर हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी का जो भी लेक्चर होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है, 25 ऑफ दैट इज़ 25 मई से, ठीक है, 2022 से मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो यूजीसी नेट के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।